कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अनमोल साहित्य, अनमोल कहानी बड़े घर की बेटी के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। इससे पहले भी उनकी अनमोल कृति ईदगाह को इस चैनल पर प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसका आप सभी ने आनंद लिया होगा। जिसमें बचपन का जो दृश्य है उसको हम लोग देखे थे। आज इस कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार से संयुक्त परिवार दरक जाता है छोटी छोटी बात पर, और उसे किस प्रकार से बहू संभाल लेती है, इसे उल्लेखित कर रहे हैं। आइए इसका आनंद लें। बड़े घर की बेटी जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण परिवार का इसमें दर्शन होता है। आइए। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। पितामह मतलब दादाजी। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पिंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। कितना सुंदर मुंशी प्रेमचंद जी ने अतीत से वर्तमान तक का वर्णन किया, जो किस प्रकार से इनके परिवार का गौरव था। और जहाँ कभी हाथी दरवाजे पर शोभा बढ़ाता था, वहाँ अब इस कदर परिवार पहुँच गया है, जो परिवार की माली हालत को बयां करता है कि दरवाजे पर एक जर्जर छीन काय भैंस है, जिसको लगता है अच्छा से भोजन भी नहीं मिलता है, लेकिन दूध पर्याप्त देती है। लगता है पूरे परिवार का भरण पोषण भैंस के दूध के द्वारा ही चलता है। इसका वर्णन उन्होंने किया। बेनी माधव सिंह जो पहले संपन्न घराने के थे, उनके बारे में है कि अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। मतलब पुराना जो खानदानी परिवार है, बहुत ज़मीन जायदाद वाला परिवार, समाज में रसूख रखने वाला परिवार, उसको ज़मीन जायदाद संपत्ति के संबंध में बहुत सारा केस भी चलता रहता है, मुकदमा कोर्ट में चलते रहता है, और आन बान शान का प्रतीक वो उस केस को लड़ते रहता है, और उसमें अपने परिवार की जो अमानत है, संपत्ति है, उसी का एक हिस्सा बेच बेच कर उसको लगाते जाता है, जिससे भी हालत ख़राब हो जाती है। तो कह रहे हैं कि बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, अर्थात केस लड़ने में इनका खर्च हो गया था। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। 1000 रुपये सालाना का मतलब हो गया लगभग 80-82 रुपया का महीना उनको आमदनी होता था। उन्हीं ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह किसी दफ्तर में सरकारी मुलाजिम था, नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का था, सजीला जवान था, गठीला शरीर था,
भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 सेर दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। लेकिन छोटे भाई के विपरीत श्रीकंठ सिंह का दशा था। वो इसके ठीक विपरीत थे। शारीरिक सौष्ठव के मामले में इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होगा, पढ़ाई की, और पढ़ाई का परिणाम ये निकला कि किसी दफ्तर में वो एक नौकर थे, और इसी के पीछे उनका शरीर छोटे भाई के विपरीत दुबला पतला था। इन 2 अक्षरों, प्रेमचंद जी कटाक्ष भी कर रहे हैं, BA वो भी उल्टा, ABCD सीधा होता है, और यही 2 अक्षर के फेर में उनका शरीर बिल्कुल निर्बल और कांतिहीन हो गया था। इसी से उनको वैद्यक ग्रंथों पर विशेष प्रेम था, क्योंकि उनकी तबीयत बराबर गड़बड़ रहा करती थी, क्योंकि पढ़ाई के लिए देर रात तक जगना पड़ता था, काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। आमतौर पर विद्यार्थियों को कब्जियत की समस्या रहती है, शरीर दुर्बल होता है, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये अपने हेल्थ के लिए भी जो वैद्यक ग्रंथ था, आयुर्वेदिक ग्रंथ सब हैं, जड़ी बूटी से इनको ज़्यादा लगाव हो गया था। आयुर्वेदिक औषधियों पर इनका ज़्यादा विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खड़ल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। खड़ल मतलब खल, जो जिसमें दवा कूट करके आयुर्वेदिक दवा तैयार किया जाता है, धूप में सुखा करके फिर उसको कूटा जाता है, फिर चलनी से चाला जाता है, पाउडर बनाया जाता है, गोली बनाया जाता है, और इस प्रकार से उनका ये शाम सुबह ये खड़ल के साथ दवा बनाने में बीतता था। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बड़ी लिखा पढ़ी भी होती थी। पत्र व्यवहार करके वो विभिन्न प्रकार के दवाओं को बनाने की कला जानते थे, उसके उपयोग के बारे में जानते थे, और अगल बगल के लोगों को भी सेवा देते थे। इस कारण श्रीकंठ सिंह गांव समाज में लोकप्रिय भी थे। उनका एक अलग ही महत्व था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते, और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ जरूर लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब मतलब परिवार, जमा परिवार, जिसमें कम से कम 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही रसोई से खाना खाकर एक ही आंगन में साझे तौर पर रहते हैं, यही सम्मिलित कुटुंब होता है। तो सम्मिलित कुटुंब, संयुक्त परिवार के वो एकमात्र उपासक थे। उनका बराबर वो गुणगान किया करते थे। व्यक्तिगत परिवार का बड़े आलोचक थे। कहते थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं मतलब गांव की जो लड़कियां हैं, विवाह योग्य लड़कियां, वो सभी उनके नीति नियम की आलोचना करते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो
महिलाओं की स्थिति होती है। सभी कोशिश में रहते हैं जो छोटा परिवार, सुखी परिवार कैसे रहे, हम संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं बने, और ये संयुक्त परिवार की वकालत किया करते थे। इसलिए ललनाएँ सब जो थी, लड़कियां सब जो थी, उनकी बहुत बड़ी आलोचक थी, आलोचना किया करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। बिल्कुल ठीक विचार है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकड़े, झार फन्नुस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी के मायके का वर्णन हो रहा है, जो आनंदी किस पृष्ठभूमि में थे। बहुत पहले जाएं तो श्रीकंठ सिंह के पूर्वज भी इसी ढंग से धनाढ्य थे, लेकिन आज उनकी स्थिति घटते घटते इस मुकाम पर पहुंची हुई है कि कभी दरवाजे पर हाथी था तो आज दरवाजे पर एक जीर्ण शीर्ण अवस्था की भैंस है। लेकिन आज की स्थिति उनकी पत्नी आनंदी के नैहर में संपन्न थी। उनके पिताजी का नाम भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त थे, प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से एक भी लड़का नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हज़ार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपये मांगने के लिए आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। नागरी प्रचार का मतलब क्या, उस समय में हिंदी भाषा आंदोलन चल रहा था। देवनागरी भाषा का प्रचार प्रसार पूरे देश में बढ़े, इसके लिए चंदा मांगने के उद्देश्य से श्रीकंठ सिंह उनके यहाँ भूप सिंह के यहाँ गए हुए थे। उनसे जो बातचीत हुई, उनका व्यवहार, हर प्रकार से भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और मन ही मन ठान लिया कि यही हमारी बेटी आनंदी के लिए उपयुक्त वर है, और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ शादी कर दी। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का
तो कहना ही क्या। कोई सजी हुई सुंदर पहली तक न थी। पहली मतलब टहलने, जिनको नौकरानी कहें, जिनको कुछ काम के लिए अढ़ाया जाए, वो भी नहीं थी। या फिर फुर्सत के समय में मनोरंजन करें, कुछ बगल में बैठे हंसी विनोद करें। आनंदी संपन्न घराने से थी। आनंदी जब ससुराल आई तो रेशमी स्लीपर अपने साथ लेकर आई थी। ये उसके लिए सामान्य सी बात थी। पर यहाँ बाग कहाँ, यहाँ तो आनंदी अपने सखी सहेलियों के साथ संपन्नता के आगोश में बाग बगीचे में रेशमी स्लीपर, झूला, बहन, टहलने सबका आनंद लेती थी। तरह तरह के नाच नखरे थे। पिताजी भी बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार करते थे। संपन्नता की पराकाष्ठा थी। यहाँ रेशमी स्लीपर तो लाई, लेकिन बगीचा कहाँ है जहाँ वो उसे डाले बिछाए। मकान की क्या स्थिति थी। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी। न जमीन पर फर्श बना हुआ था, न दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई थी। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ परिवार का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई व्यवस्था के अनुरूप ढाल लिया, और ऐसा ढाला मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। अपने ऐशो आराम को भूल गए, लेकिन अंदर में तो टीस थी ही न। एक दिन दोपहर के समय श्रीकंठ सिंह के छोटे भाई लाल बिहारी 2 चिड़ियाँ लिए हुए आए और भावज मतलब भाभी से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। खाना बन गया था, जो सामान्य भोजन है वो बन गया था। आनंदी राह ताक रही थी कि कब हमारे देवर आएंगे और उनको खाना खिलाएंगे। कि पता चला कि वो 2 चिड़ियाँ लेके आए और कह रहे हैं कि इसे अभी बनाओ। चली आनंदी उस चिड़िया को पकाने के लिए। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं थी। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने तो कम खर्च में कैसे होता है। हालांकि अपने आप को नई व्यवस्था में वो बहुत कुछ ढाल चुकी थी। अपने मायके के विलासितापूर्ण जीवन को भूल चुकी थी। लेकिन देखिए यहाँ क्या होता है, उसने सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो उसे दाल में घी खाने की आदत थी। तो खाना जब मिला तो दाल में घी नहीं था, तो बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। इतना ही काफ़ी था। लाल बिहारी को गुस्सा आ गया। इसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसके लिए ये 1 पाव घी मायने रखता है। संभव है ये 1 पाव घी ये महीना रोज़ तक चले, और ये सारा का सारा आज ही ख़त्म हो गया तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोला जोर से कि अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह
क्षुधा से बावला, जो सवेरे से भूख लगा हुआ था, भूख से बेचैनी थी, तो मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक उठता है। लाल बिहारी की भावस की यह ढिठाई उसे बहुत बुरी लगी। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी ही बहती हो, स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी का सुनना था और वो जल भून गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़ कर खींच ले। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। वह मतलब कौन? अपने पति के बारे में कह रही है, जो नौकरी करने के लिए बाहर रहते हैं, सप्ताह में छुट्टी के दिन घर लौटते हैं, और किसी भी नारी का गौरव उसका पति ही होता है। सारी संभावनाएं वहीं तक आकर के रुकती है। अब अनपढ़ उजट ठाकुर से यह न सहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। ये लाल बिहारी जो है, लाल बिहारी के बारे में मुंशी जी कह रहे हैं कि उसकी पत्नी उतने बड़े पृष्ठभूमि की नहीं थी। साधारण संपन्न गृहस्थ, साधारण जमींदार परिवार की बेटी थी। तो हरदम लाल बिहारी उसे दबा कर रखता था, बार बार बात बात पर डांटता था, शासन करके रखता था, और जब कभी मौका मिले तो हाथ भी साफ कर लेता था, मतलब हाथ भी चला देता था। तो उसकी आदत तो लगी हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी तो बर्दाश्त कर रही थी। बस यही चीज़ ये लाल बिहारी आनंदी पर भी आजमाया। खराम उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खराम रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट लग गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति पर है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को ये घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से करवटें फेरते हुए बिताए। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा
कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाए। बेनी माधव सिंह जो पिताजी थे, उन्होंने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। सामान्यतया जो माता पिता होते हैं उनको छोटे बेटे से ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक लगाव होता है, और छोटा बेटा भी आजीवन अपने माता पिता का भावनात्मक शोषण करता है। तो इसी लगाव के वशीभूत होकर पिताजी लगे हाथ ये बात बोलते हैं। आज भी पुरानी मानसिकता है कि औरतों से मुंह नहीं लगाना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। घर की जो शासन व्यवस्था होता है उसमें उसको जितना शासन करके रखें उतना ही परिवार संयमित, सुदृढ़ और गौरवशाली रहता है। ये हमारे पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब हैं तारन के अधिकारी। हालांकि इस उक्ति पर विवाद है। जिस पात्र से उन्होंने ये कहलवाया है वो समीचीन बैठता है, लेकिन कहीं न कहीं ये भावना बैठी हुई है हमारे समाज में। पुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, महिलाएं भी इस बात का विरोध करती है। माताएं अक्सर विरोध करती है जब उसे लगता है कि हमारा बेटा पत्नी का पक्ष ले रहा है, तो वो कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा मन बढ़ाना ठीक बात नहीं है, उससे क्यों मुंह लगाते हो। वो भी कहाँ पक्ष लेती है कि नहीं, हम और बहू दोनों समजातीय हैं, दोनों ही स्त्री हैं, इसलिए कम से कम समर्थन तो देना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो बेनी माधव सिंह ने भी स्वभावतः इस बात को कहा। लाल बिहारी ने जवाब दिया, शाह पाया, पिता का समर्थन मिला। घर के कार्यकारी गार्जियन श्रीकंठ सिंह ही थे, पूरे परिवार के मूल थे, अच्छे पढ़े लिखे, समाज में भी एक रुतबा और रसूख था। तो लाल बिहारी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ चिंतित और चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़े। किसी को भी अपना गलती दिखाई नहीं पड़ता है, हर समय वो अपना बचाव ही किया करता है, आक्षेप दूसरे पर लगाता है। लाल बिहारी ने कहा कि मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया। वह तो भरी बैठी थी। कहाँ बृहस्पतिवार की घटना, अंगुली में चोट नहीं लगी, वो तो दिल पे चोट लगी थी। और उसका रूप तो ऐसा था जैसे सांप को एक लाठी लग जाए और वो बच कर के भाग निकले। वो तो एकदम भरी हुई थी। उनका एकमात्र उम्मीद उनका पति ही था। उसी आधार और संबल पर तो इस परिवार में वो रह रही थी। बस उन्हीं का तो इंतज़ार था। आज तो शनिवार हो गया। दरवाजे पर जब से आए तब से वो बेचैन थी बात करने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब वो घड़ी आ गई है। ये भरी बैठी आनंदी पूरी तरह से उबल पड़ेगी
अपने पति के सामने। औरत के आंसू में जो ताकत होता है कदाचित वो तलवार में भी नहीं होता है। आइए देखें इसे। श्रीकंठ को तो संकेत प्राप्त हो गया था, पारिवारिक दबाव था जो औरत को शासित रखना है, इसलिए श्रीकंठ भी सतर्क थे कि किस ढंग से हैंडल करना है, परिवार को कैसे बचाना है। तो यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, सबसे पहले तो हालचाल पूछा जाता है, तो आनंदी जी ने औपचारिकता किया। आनंदी जी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा करके रखा है? इतना सुनना था, आनंदी की त्योड़ियां शह गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धधक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दो। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खराओं से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझसे न रहा गया। मैंने भी कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खराऊं फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई और बोले, यहाँ तक हो गया? इस छोकरे का यह साहस! इतना बल मिलते ही अब अश्रु हथियार है। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर श्रीकंठ बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खराऊं और जूतों की बौछार होती है। करीब बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह अवाक रह गए, कुछ भी जवाब नहीं दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे।
उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके, फिर बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे मतलब औरत के कहने पर उसे भाई नहीं मानोगे? ये बेनी माधव सिंह का लहजा था। श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चीलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे मतलब पत्नी के पक्ष में पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और कटाक्ष के लिए वहाँ पर किसी बहाने सभी पहुँचने लगे। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी होते हैं जो इस कुल की नीति पूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पर ही इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तार गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उसे क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। फिर बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था।
अपने होश में उन्होंने कभी उसे घूरका तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुख्तर की जोड़ी उन्होंने ही बनवाती थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं चाहता हूँ उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछतावा नहीं थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध में पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला, बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगी। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम हुआ तो वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ।
आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा दिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। कहानी बहुत ही संवेदनशील है। कई बार इसको पढ़ने में मैं खुद असहज हो गया, किसी ढंग से इसे पूरा किया और आज के दौर में बिल्कुल ही प्रासंगिक है। सभी सुधी दर्शक जनों से हमारा विशेष आग्रह है कि इसे अवश्य सुने। जिन बंधुओं ने इस कहानी को कभी पढ़ा होगा उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी। जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें इस कहानी के जो निहितार्थ हैं, इसमें जो संदेश हैं, जो मुंशी प्रेमचंद देना चाहते हैं, उससे अवगत हो जाएंगे। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, संयुक्त परिवार दरक रहा है, व्यक्तिगत परिवार उभर रहा है। व्यक्तिगत परिवार भी अब नाभिकीय परिवार की तरफ बढ़ रहा है। सबके अपने अपने दर्द हैं। जहाँ व्यक्तिगत परिवार में, नाभिकीय परिवार में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं होता, बिल्कुल ठूठ पेड़ के नीचे ये परिवार चलता है। कभी भी किसी भी प्रकार का विपरीत परिस्थिति आने पर उसे संभालने वाला कोई नहीं होता है। वहीं संयुक्त परिवार में एक दूसरे के प्रेम और समन्वय से पूरा परिवार चलता है। यदि कोई बहुत बड़ा विप्लव भी आता है तो आनंदी की तरह कोई उसे संभाल भी लेती है। इस कथा का जरूर आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।